एक मल्टी डायमेंशनल ट्रेनर के तौर पर भी जाने जाते हैं और एक बिग बोल्ड कॉल्स इसके लिए भी इनको जानते हैं हम। और अपने इनका अंदाज़ अपना अलग ही है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और आवाज़ पर पहला इंटरेक्शन हमारा, और उम्मीद करूँगा कि आगे इसी तरीके से बढ़िया इंटरेक्शंस रहेंगे। बताइए इस समय की आपकी सबसे बड़ी बिग बोल्ड कॉल क्या है इस समय मार्केट को लेकर? सबसे बड़ी बिग बोल्ड कॉल मैं तो क्या दूंगा, जो बाजार मुझे आदेश करेगा, जो बाजार मुझे कहेगा वही मुझे बताना पड़ेगा। तो रशिया, जिसने पूरे विश्व के साथ इतनी भयंकर अनिश्चितता को बना के रखा था पिछले एक साल से, आज रशिया के स्टॉक मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आ गया है। और स्टॉप लॉस तो खैर हर चीज का होता है। लगता है इस ब्रेकआउट से 70 से 80% तक की बड़ी ही त्वरित एक चाल आ सकती है, बड़ी ही फटाफट एक चाल ऐसी आ सकती है अगले 2 से 3 महीने में। अगर रशिया का मार्केट 70-80% बढ़ेगा तो क्या इसका मतलब यूक्रेन का वॉर खत्म हो रहा है? तो आज तक बाजार ने सिर्फ नेगेटिव अनिश्चितताओं को देखा पिछले 3 महीनों में, और हो सकता है अब यहां से पॉजिटिव अनिश्चितताएं भी बाजार को परेशान कर सकती है, क्योंकि मन सबका मंदा है और बाजार मंदा हो नहीं रहा है इस प्रेजेंट स्तर से। नहीं, लेकिन बाजार मंदा तो हुआ है ना थोड़ा, तो मतलब काफी टाइम हो से चल। चुका हाँ। हो चुका एक हाँ। बार के लिए हो चुका, आगे भी हो सकता है जड़ में और मंदी ठीक। हो। ठीक पर है। फिलहाल के लिए आप देखो पिछले 4 दिन से क्या हो रहा है। अगर मैं आपको मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट अगर दिखा सका निफ्टी की, पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा है। बाजार नीचे जाता है इंट्राडे में और वापस आके सेम स्तर पे बंद हो जाता है, फिर गैप अप हो गया, फिर वापस से नीचे गया, ऊपर आके बंद हो गया, फिर गैप डाउन से भी खुल के और नीचे जाके वापस सेम लेवल पर बंद हो गया। तो पिछले 3-4 दिन से बाजार इंट्राडे में नीचे के स्तरों की तरफ धंसा करके परख रहा है लोगों के भय को, पर बाजार घट नहीं रहा लास्ट 4 दिन से। मैं एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। तो हो सकता है अगर कल नहीं तो परसों एक ऐसा फर्म रिवर्सल बने कि एक बार वापस निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली करीब करीब आ जाए। मैं सिर्फ रैली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट अभी भी ट्रिगर करने के लायक कॉल को पैटर्न्स नहीं मिले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो चलिए 1000 पॉइंट की रैली अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चार्ट के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं आपसे दोबारा गुरुवार को बात कर पाया और जब तक चार्ट ने अगर वो फर्म रिवर्सल दे दिया होगा, तो जो भी न्यूनतम स्तर बाजार बना चुका होगा उस आने वाले रिवर्सल तक अभी तक आया नहीं है। मान लीजिए कि अगर आज ये बाजार 17,030 के ऊपर ऊपर बंद हो जाता है तो मैं फिर आज ही लेके जाऊंगा। और अगर ये 17,030 के ऊपर आज बंद नहीं आएगा तो मेरा अनुमान है गुरुवार से शायद तेजी बने। कल का एक दिन और दुखी कर सकता है बाजार। तो जो भी न्यूनतम स्तर अभी तक बन चुका है या इससे भी कोई नीचे का स्तर बन गया उस रिवर्सल के आने के पहले, तो उसको मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और ओके। 1000 पॉइंट शिष्टाचार में कह रहा हूं, किसे पता और ज्यादा भी हो जाए। ओके, ठीक है। तो अभी जो थर्सडे तक का लो बनेगा उसको एक स्टॉप लॉस मान के चलिए। फिर बैंक निफ्टी में क्या व्यू बनेगा सुशील जी? क्योंकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार लोअर लोज बनाए हैं उसके बाद उसने। बिल्कुल। तो देखिए बैंक निफ्टी की चार्ट पर आगे जो लगातार लोअर लोज बन रहे हैं, ये अभी तक का जो पैटर्न है ऑल टाइम हाई से, ये WXYXZ, ये अपने आप में कंप्लीटेड करेक्शन पैटर्न करीब करीब हो गया। अब जैसे ही रिवर्सल कंफर्म्ड हो जाएगा, इतनी गिरावट को हमें कंप्लीटेड करेक्शन का लेबल लगा देंगे। अब इसके आगे जो मूव अगर आती है तो कोई जरूरी नहीं है कि ये मूव वापस ऑल टाइम हाइस की तरफ ले जाने वाली आई। इसी करेक्शन का सिर्फ ये एक लेग खत्म होके एक कनेक्टर मूव बन जाए वापस, अगर मान लीजिए 42,200 तक, और उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी में स्वाहा आ जाए 36,000 की, तो कंजर्वेटिव होके ही चलना ठीक है एक बार के लिए। फिलहाल अगर रिवर्सल मुझे मिल जाता है थर्सडे मॉर्निंग तक, तो मैं 42,000 तक की वापस एक रैली का अनुमान तब लगाऊंगा। और लंबे दौर की थोड़ी सी अगर बात करें, अनुज, बाजार ज्यादा पैसे दे रहा है थोड़े से लंबे दौर में। तो बहुत जल्दी से मैं आपको कुछ सेक्टर्स की ब्रॉड थीसिस दे दूं। सीमेंट के शेयर्स मुझे बेचना ही नहीं है। जब जब उन्हें एक एक में इंडिविजुअल बाई कॉल आएगा, बड़ी तेजी लगती है। अब उस लिस्ट के साथ आपके टायर के स्टॉक्स जुड़ गए, ऑटो और बैंक से सिर्फ दो भारी बचते हैं। और मेरे को लगता है अगर 1,000-1,200 पॉइंट की निफ्टी में रैली आएगी तो फ्रंट फुट पे जाकर रिलायंस बैटिंग कर सकता है कि 2200 का अगर 2900 भी हो जाए, एक नया ऊंचा भाव दिखा दे। और रिलायंस इतना नया ऊंचा भाव दिखा देगा और इंडेक्स पे फिर भी 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी लगती है, तो कुछ सेक्टर्स बड़े लैगार्ड होंगे जिन पे मैं लास्ट में आता हूं। स्मॉल फार्मा, स्मॉल आईटी, सिग्नल आने पर लेना है, उन्हें बेचना नहीं है। लार्ज आईटी को मैं इग्नोर करूंगा। ऑटोज के अंदर में भी सिलेक्टिवली सेल है, बैंक्स में सेल होगी आफ्टर द रैली। फिर जो मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं,
जितने भी नॉन एमएनसी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स है, मुझे लगता है सबके सब 12,000 13,000 की निफ्टी का भाव ऑलरेडी दिखा चुके हैं। केमिकल्स के दुनिया भर के स्टॉक्स हैं जी। जिनके अंदर में 6 महीने 8 महीने का व्यू लो तो 50 से 70% तक की भी तेजी लगती है। और आप उसके बाद फर्टिलाइजर के स्टॉक्स पे आ जाओ, रिफाइनरीज पे आ जाओ, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर एक बार के लिए मैं अपनी बात समेटूं, तो हमारे भोजन में पापड़ और चटनी है जिन्हें लास्ट में देखना चाहिए। इस वक्त जो बिल्कुल मलाईदार मक्खनदार चित्र बन रहे हैं, चार्ट्स बन रहे हैं, वो बहुत सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स में बन रहे हैं। जय सुशील जी, ये बीते 20 दिन की डाउनसाइड निफ्टी में जो भी आई उसको स्पॉन्सर निफ्टी आईटी ने भी बहुत किया। लगभग 3 महीने का सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया सर। आप निफ्टी आईटी को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? सिंस हम निफ्टी आईटी को ट्रेड नहीं कर सकते, तो ऐसे में अब दिग्गज स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन पर आपकी राय क्या है इस वक्त? देखिए, एक बार के लिए तो ये सारे ओवरसोल्ड हो चुके हैं। हम सिर्फ एक इन्फोसिस को अवलंबन बनाकर अगर बात करें, आप देखो इन्फोसिस की चार्ट एक बार के लिए डीपली ओवरसोल्ड है, और ये जैसे ही ये लेटेस्ट डाउन ट्रेंड लाइन टूटेगी ऊपर की तरफ, तो ये शॉर्ट सेल इनका समेट लिया जाएगा। ये लाइन जैसे ही टूटी, सबके सब तीनों के तीनों इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस करीब करीब उसी 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 सिचुएशन में है। और मुझे लगता है अगली चाल में वापस एक बार अगर इन्फोसिस ये 1400 का 1750 दिखा दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और साथ ही अगर इस तरह की इनमें रैली आ भी जाती है, तब भी मुझे लगता है उसके बाद वाले चरण में 18,100 18,300 जो भी निफ्टी हो जाए, उसके बाद वाले चरण में ये लार्ज कैप आईटीज वापस एक नया लो बनाएंगे। तो मैं एक बार 1400 से 17 1750 की रैली, आप समझ लो करीब 15-17% की रैली लार्ज कैप आईटीज में भी खेलूंगा अगर ऑलराउंड मार्केट रिवर्सल आ गया। बट लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी आईटी स्टॉक्स में फाइनल बॉटम हो गया हो, ऐसा चित्र बन नहीं रहा। ओके, बॉटम को आप कॉल नहीं कर रहे हैं सुशील सर, और अभी कह रहे हैं कि हाँ, अगर ये पुल बैक आ रहा है मार्केट्स में तो आपको निफ्टी आईटी के दिग्गज को एक पुल बैक ट्रेड्स के लिए खेलना चाहिए। अच्छा सर, अभी आप बैंक निफ्टी पर टिप्पणी कर रहे थे। बीते लगभग बजट के बाद से, आई मीन बिकॉज ऑफ दैट अदानी इशू, आई मीन कुछ सरकारी बैंकों में काफ़ी सब्सटेंशियल डिप था, एंड स्पेशली एसबीआई। सर, ये जो आप बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के पुल बैक की, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन किसका होगा, या फिर एसबीआई पे आइसोलेशन में आपका टेक क्या है? मैं आपके प्रश्न को ठीक से नहीं समझ पाया। आने वाली रैली में कौन सबसे ज्यादा रैली करेंगे, या आप अगले 6 महीने की बात कर रहे हैं? हाँ, और एक नहीं, मैं इस रैली की बात कर रहा हूँ। इस रैली में डोमिनेट कौन करेगा सर? देखिए, मेरे को लगता है रिवर्सल की आपने बात करी, मैं उसकी बात कर। बैंक्स मुझे लगता है अगले 6 महीने के पर्सपेक्टिव पे लगाड़ रहने वाले हैं, या बल्कि बहुत सीवियर अंडर परफॉर्मेंस इनमें आएगा। तो इसलिए जो आने वाली रैली है वो बाकी मार्केट से फीबल होगी बैंक्स में। तो एसबीआई जैसा स्टॉक कोई 5-6% बढ़ जाए, और पंजाब नेशनल बैंक 11-12% बढ़ जाए, पर उसके बाद अगर मेरे को लगता है इस रैली के बाद अगर एसबीआई और 20% गिर जाएगा, तो मैं बैंक्स को इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। आई विल स्टे असाइड ऑन बैंक्स। बैंक्स पे मैं दरकिनार रहूंगा, और अगर ये रैली बन जाती है तो ऊंचे स्तर पर इनको वापस शॉर्ट करने के लिए, देखिए क्या कि अर्जुन के जैसे हम दोनों हाथ से तो काम कर नहीं सकते। तो कुछ स्टॉक्स को हमें इंतजार की लिस्ट में डालना चाहिए कि जब ये रैली हो जाएगी तो उन्हें हम वापस शॉर्ट करेंगे। तो बैंक से मैं बाहर रहूंगा इस रैली में भी, क्योंकि रकम सीमित है। जिनमें मैक्सिमम आउट परफॉर्मेंस आएगा उन स्टॉक्स को अभी लेने का मन है, और ऊंचे स्तरों पर हम सभी बैंक्स को और खास करके एसबीआई को भी वापस शॉर्ट करेंगे, इसलिए हम उनका लॉन्ग नहीं करेंगे। अच्छा सुशील जी, आपने रिलायंस की बात छेड़ी थी, एक बार जरा उसका चार्ट दिखाइए स्क्रीन पर, क्यों आप इतना बुलिश हैं? और बाई चांस की बात देखिए, आज ही वो रैली स्टार्ट हुई रिलायंस में, तो लेकिन कल ही इसने 52 वीक लो बनाया ऑलमोस्ट। तो क्यों आप इसको प्रीएम्प्ट क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इस मूव को? नहीं, मैं प्रीएम्प्ट कभी नहीं करता। कभी कभी हो जाता है प्रीएम्प्ट। देखिए, ऑलरेडी जब ये रिवर्सल हो गया तो यहाँ प्रीएम्प्ट नहीं बचा ना। कल की ये कैंडल ग्रेवस्टोन दोजी के करीब करीब है, या आप इसे बस ये थ्रैशिंग आउट समझ लो। आज गैप अप खुल के अगर स्टॉक ऊपर चला गया, डाउन ट्रेंड लाइन टूट गई इसकी, तो एक बार के लिए तो आज की तारीख में इस वक्त इस घंटे पर कोई भी इस पे शॉर्ट नहीं रह सकता जो चार्ट्स को देखता है। देखिए, डाउन ट्रेंड चला गया। अब अगर हम लार्जर पिक्चर पर आ जाएं, तो आप लार्जर पिक्चर पे ये देखोगे, रिलायंस अपने इस पुराने ऑल टाइम हाई से 2800 के आसपास से, या इस कैंडल को पकड़ लो, ऐसे फेक प्रिंट्स है, ये कंटिन्यूसली रिलायंस एक बहुत चौड़े साइडवेज बैंड में है। ये तकरीबन 2860-70 से लेकर जो कल का न्यूनतम स्तर आया 2200 का, इस बैंड में है। इस बैंड में ये वेव ए हो गई, ये वेव बी हो गई, या डब्ल्यू एक्स, और ये वाई हो गया।
हो सकता है यहाँ से एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट रिलायंस में शुरू हो जाए, जिसको मैं अभी नहीं कह सकता। और हो सकता है कि एक बार वापस इन उछले स्तरों पर जाकर 2830 के आसपास फिर से वापस 2200 आए, और उसके बाद अगले 2 साल की इसके अंदर बेतहाशा तेजी बन जाए। तो मैं तो जी पैटर्न्स का गुलाम हूँ। कोशिश करते हैं हम अपने विचार, अपने मन की बात कुछ करें नहीं, जो मार्केट कहे वही सुनना है और वही कहना और वही करना है। तो मार्केट कह रहा है रिलायंस को बेचने वाला नुकसान में रहेगा। अच्छा, सुशील, आप ये ग्लोबल चार्ट्स भी काफ़ी फॉलो करते हैं। एक दो चार्ट्स अगर आपने फॉलो किए हो, एक तो गोल्ड जहाँ पर लगातार ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, और एक अगर क्रूड का चार्ट आपने अगर फॉलो किया हो। बहुत खूब, आपने बड़े दो अच्छे रिलेवेंट प्रश्न इस वक्त पूछे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी स्क्रीन पर दोनों को मैं लोड कर सकूं। तो क्रूड देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करते जा रहा हूं, तब तक मैं दूसरी स्क्रीन को लोड कर देता हूं, उसमें है मेरी ये चार्ट्स। क्रूड देखिए $62 का एक ऐसा क्रिटिकल फलक्रम है, जब तक ये 62 को नहीं तोड़ता है और कुछ एक दिनों में वापस से अगर यहाँ रिवर्सल बना देता है, तो उन दोनों चीजों का कंफर्मेशन अभी बाकी है। देखिए आपके सामने अगर आ गई होगी क्रूड की चार्ट, तो जिस तरह से निफ्टी लास्ट 3-4 दिन से जूझ रही है, बार बार नीचे जाने की कोशिश करती पर नीचे बंद नहीं हो पाती है, क्रूड ने भी वो संकेत देना शुरू कर दिए हैं। और लार्जर पैटर्न को अगर आप देखें इन दो ब्लू लकीरों के बीच में, तो ये फ्लैग पैटर्न जो बन रहा है, तो आप तकरीबन तकरीबन ये 62 टूटे बिना अगर क्रूड घूम जाता है, तो एक बार 80 जाएगा, और अगर 80 के ऊपर का ब्रेकआउट आ गया तो वापस 115 हो सकता है। और ये चार्ट एमसीएक्स की चार्ट पर और भी ज्यादा स्पष्ट है कि एमसीएक्स पे क्रूड 5500 के नीचे नहीं जाए और वापस 9000 हो जाए, तो क्रूड पर एक बड़ी तेजी बन सकती है। दूसरी तरफ रशियन वॉर खत्म हो सकता है, और तीसरी तरफ सारे रिफाइनरी के स्टॉक्स चीख रहे हैं कि सबसे पहले मुझे ले लो। कि तीनों चीजें कैसे आपस में ऐड होंगी पता नहीं, इसीलिए मैं क्रूड को एक फलक्रम कह रहा हूं कि अगर 62 टूट गया तो क्या होगा। 62 टूट गया तो अगले 3-4 साल के आप भूल जाओ कि क्रूड वापस 62 के ऊपर आएगा। तो बड़ा रोचक समय है, अगले 7-8 दिन बड़े गौर से इसे देखना चाहिए। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड में लॉन्ग टर्म में तो हम बेतहाशा तेजी में हैं, पर शॉर्ट टर्म में एक बार के लिए गोल्ड हो गया सेल सिग्नल आ चुकी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जिनके पास ट्रेडिंग लॉन्ग्स है वो जरूर उसे सल्टा दें, और अग्रेसिव ट्रेडर्स इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। और 10 से 12% करीब करीब गोल्ड घटने के बाद जब वापस एक नया रिवर्सल बनेगा, तो मुझे लगता है 20 से 25% की चाल वापस एकदम से नए आकस्मिक चमत्कारी भाव तक जाने की चाल तब बनेगी। राइट अवे गोल्ड अब और नहीं भाग रहा, एक बार ये वापस करेक्शन देगा। ओके, तो दो अगर आप देखें महत्वपूर्ण कमोडिटीज पर भी सुशील जी की आपने राय सुनी, क्रूड पे और साथ ही साथ गोल्ड पे। अच्छा सर, एक प्रश्न पूछना भूल गया आपसे, दो इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर्स। हमने हिस्टोरिकली हर बुल मार्केट में दो स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे देखा है, नए हाई पे। B2 सर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। इस बार ये स्टोरी बिल्कुल कोलैप्स हो गई। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बैकफुट पे, 52 वीक लो पे। इन पर आपका नजरिया क्या कहता है सर? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। हम दोबारा किसी वार्ता में इसके विश्लेषण जी। को डिटेल में आपके सामने दिखाएंगे। हमने करीब करीब साल 1.5 साल पहले हाँ ये एनालाइज्ड व्यू लिया था, और उस पर आज तक हाँ। बरकरार है कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का 10 साल का जो हनीमून चला कि ये मल्टाई मल्टाई बैगर्स हो गए, वो साइकिल टूट चुका है। और अगले 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि इनका ऑल टाइम हाई लौटेगा। और उसमें एक चरण में जो इतना बड़ा फॉल पिछले 12-13 महीने में आ गया था, और उसके बाद जो 40-50% की 60% तक की रैली आई, वो भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स को खिलाई। तो अब अगर ये रैली आ जाती ओवरऑल मार्केट में, तो जो इनमें आएगा थोड़ा उछाल, उस पे हम साइड रहने की कोशिश करेंगे, और उस उछाल के बाद हम इसे वापस दे मारेंगे। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में टाइम टू टाइम बहुत बड़ी बड़ी रैलीज बीच में आएगी, क्योंकि वो स्टोरी लोग छोड़ नहीं सकते हैं। पर वो पूरा वैल्यूएशन साइकिल, वो पूरा थिएटर जो था वो खत्म हो चुका है। तो अब जो इसके आशिक हैं उनको तो मुझे बड़ा कड़वा लगूंगा, पर भाई पैसा ज्यादा प्यारा है। तो ऊपर के स्तर पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व को हम बेचने का इंतजार करेंगे, शॉर्ट सेल करके ज्यादा पैसा बनेगा। एक बार 8-10-12% की आती है रैली, उसे आने देंगे। चलिए, तो एक आखिरी प्रश्न फिर ले लेता हूँ आपसे। आपने क्योंकि 2-3 सेक्टर्स की डिस्कशन की थी, केमिकल्स और भी 2-3 छोटे जो सेक्टर्स आप बोल रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं, तो कोई 2-3 स्टॉक्स चार्ट पर जो आप दिखा सकें जो आपको अच्छे लग रहे हो यहाँ पर, सुशील? हाँ, मैं बिल्कुल दिखाना चाहता, पर मैं भी एक बार जल्दी से उनके नाम लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर से मुझे स्क्रीन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और टीवी के एडिटर्स को मुझे बड़ा सीरियसली लेना है, समय आप लोगों का कीमती होता है। तो मान लीजिए केमिकल्स के अंदर फाइन ऑर्गेनिक्स, फिर आप
दो तीन ही स्टॉक्स ऐसे हैं केमिकल्स में, रादर मैं कहूं, जिन्हें नहीं लेने का मन है। बाकी आप कुछ भी ले लो केमिकल्स के स्टॉक, सब में पैसा बनेगा। और फिर आपके जो HEG है, ग्रेफाइट है, GNFC है, कि आपका ये दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोराइन पे हमारा तेजी का ध्यान नहीं है। पर ये जो हाईली विजिबल स्टॉक्स को छोड़ के जितने भी साइड पॉकेट स्टॉक्स हैं, चाहे वो सुदर्शन केमिकल ही क्यों ना हो, सबके अंदर चार्ट अब तेजी की है। और ये केमिकल के स्टॉक्स में न्यूनतम कम से कम 40-45% और बहुत से स्टॉक्स में 70-75% की तेजी अक्रॉस द बोर्ड। क्यों आएगी, कैसे आएगी, क्या चाइना के साथ होगा, वो आने वाला समय बताएगा। और उसी तरह से आपके जो सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं, आप ABB, सीमेंस, इनको छोड़ दो। हाईली विजिबल स्टॉक्स, ओवरऑल मार्केट की भी यही थीसिस है, लार्ज कैप्स थके हुए हैं, हाईली विजिबल स्टॉक्स थके हुए हैं, और जो स्टॉक्स 12,000 की निफ्टी दिखा चुके हैं वो अनशंट पैसा देके जाएंगे। तो अगली वार्ता में मैं आपके साथ बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक्स, दाम और उनकी चार्ट को तैयार करके लाऊंगा। तो ब्रॉड थीसिस है, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, जो जी में आए ले लो, हारने की चांस नहीं है। ओके सुशील, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे भी बड़ा अच्छा आगे लगा। फिर और डिस्कस करेंगे। और वो चार्ट्स जो आपने दिखाए काफ़ी इंटरेस्टिंग। चलिए अब एक काम करते हैं, अपने बाकी गेस्ट को भी बोलते हैं शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।